अस्सलाम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 14 का ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम अपने लेक्चर 1 का जो कंटेंट है, जो हमने कंसेप्ट देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसी को एक्सटेंड करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे हम लिंक करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इसको डिटेल से हम सीखेंगे। इस लेक्चर की अगर लर्निंग आउटकम्स पे हम नज़र डालें तो इस लेक्चर में हम जो दो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले कि हमने उन मेथड्स को सीखना है जिन मेथड से इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म की जा सकते हैं। उसमें एक रिलेटिव मूवमेंट है और एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए ईएमएफ इंड्यूस करना है। रिलेटिव मूवमेंट को जनरेटर इफेक्ट कहते हैं, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए आप ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं तो इसको ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं। इन मेथड्स को ये नाम क्यों दिए गए, जब लेक्चर की डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ इसकी रीज़न भी सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो इस लेक्चर में हमने जिस पर फोकस करना है वो ये कि जब हम इन दो मेथड्स की डिटेल सीख रहे होंगे तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को भी निकालना है और देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ उन फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर का आगाज़ करते हैं डेफिनेशन से, और हम डिफाइन करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये सीखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, और जब हम ये देखते हैं कि जी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। अगरचे आने वाले लेक्चर्स पे हैं, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर पूरा एक टॉपिक पढ़ना है, लेकिन इसका एक शॉर्ट सा आइडिया यहाँ पे ले लेते हैं। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को। एक मैग्नेट है, लेट्स से बाहर मैग्नेट है और इसका एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। स्टूडेंट्स, जिस तरह एक चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरह एक मैग्नेट की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। वो नज़र तो नहीं आता। आपसे कहा जाए कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करेंगे, तो आप कुछ लाइंस की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। उन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं और हम वो एरो लाइंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब मैग्नेट के केस में वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में इंटर होता है। हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स को नॉर्थ से निकाल के साउथ में इंटर करा सकते हैं, लेकिन हम जो है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे नहीं बनाने जा रहे। हम एक आइडिया लेने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और इसके चेंज से हम क्या मतलब लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, मैंने शो कर दी। इसके सामने बच्चों, अगर इसके करीब एक जो है वो कॉइल रख दी जाए, या कोई भी आप जो है वो कंडक्टर ले लें, तो स्टूडेंट्स इन लाइंस में से कुछ लाइंस जो हैं इस कॉइल में से पास होंगी। तो जितनी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से, कंडक्टर में से किसी एक टाइम पे पास हो रही होंगी, उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। और यही वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको चेंज करके, मैं लफ्ज चेंज लगा रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। इसमें चेंज का वर्ड की वर्ड है। तो इस वक्त फर्ज कर लीजिए दो लाइंस जो हैं वो इसमें से पास करती हैं, तो जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दो लाइंस के साथ है। लेकिन अगर हम इस बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके जाएं, या कॉइल को बार मैग्नेट के करीब लेके आए, या दूर लेके जाएं, टुवर्ड्स भी मूव करा सकते हो, अवे भी मूव करा सकते हो। तो बार मैग्नेट को या कॉइल को आप मोशन में लाओ तो आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ लाइंस इस कॉइल में से पास हो रही हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो वो नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब वो नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में ही ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के साथ आप एक मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करते हैं। लिंक वर्ड क्यों आया ये भी मैं बताता हूँ अभी आपको। एक कंडक्टर के साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करते हैं और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेके आते हैं, तो कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे और ये जो फिनोमेनन है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्टर के साथ लिंक करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। अब आप देख लो कि जो मैग्नेट है और जो हमारा कंडक्टर है कॉइल, उसके दरमियान में एक फासला जो है, एक डिस्टेंस मौजूद है।
तो ये डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इसमें से पास कर सकें। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा दूर कर देते हो, फासले पे लेके जाते हो, तो बहुत ज़्यादा फासला बढ़ने से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इतनी होगी नहीं कि वो रीच कर सके कॉइल तक, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रीच कर सकें कॉइल तक, तो लिंक नहीं हो सकेगा, वो फील्ड लाइंस अफेक्ट नहीं कर सकेंगी कॉइल को, उसमें से दाखिल नहीं हो सकेंगी। तो इतना फासला होना चाहिए कॉइल और मैग्नेट के दरमियान में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अफेक्ट कर सके हैं हमारे कंडक्टर को, जो किसी भी शक्ल में हो सकता है, लाइक कॉइल। तो इसको कहते हैं लिंक करना मैग्नेटिक फ्लक्स को एक कंडक्टर के साथ। अब जैसा आपने ऊपर लर्निंग आउटकम्स में देखा कि दो मेथड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करने के, तो हम अपने आंसर में उन चीज़ों को जो है वो रेफर करेंगे, उन दो मेथड्स का जिक्र करेंगे। वो दो मेथड्स कौन से हैं? और वो दो मेथड्स में से एक मेथड है स्टूडेंट्स रिलेटिव मूवमेंट। रिलेटिव मूवमेंट नाम से पता चलता है कि एक स्ट्रक्चर है उसकी मूवमेंट है विद रेफरेंस टू अनदर स्ट्रक्चर। तो दो में एक मैग्नेट है और दूसरा हमारा कंडक्टर लाइक कॉइल हो गया। तो आप जो रिलेटिव मूवमेंट हम कह रहे हैं या रिलेटिव मोशन कह रहे हैं वो मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में है। मैग्नेट मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, ये कॉइल मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, दोनों के अंदर एक रिलेटिव मूवमेंट रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगी। इसको जनरेटर इफेक्ट कहते हैं, इससे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। इसको जनरेटर इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि जो 10वीं की फिजिक्स में आप पढ़ के आए जनरेटर को, तो जनरेटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें भी तो हम ऐसे ही करते हैं कि जो रिलेटिव मूवमेंट है जो जनरेटर है उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान में एक रिलेटिव मूवमेंट मोशन लेके आते हैं, जिससे जनरेटर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें मिल पाती है। तो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी रिलेटिव मूवमेंट के ऊपर खड़ा है, इसलिए इसको जनरेटर इफेक्ट कह दिया। फिर जो दूसरा मेथड है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं, इसलिए कि जो ट्रांसफार्मर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी ये है कि आप दो कॉइल्स लेते हो, एक प्राइमरी कॉइल होती है एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो आप प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है वो वोल्टेज और करंट जो है वो चेंज करते हो, जिससे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं जी ये वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे भी हम यही करने जा रहे हैं कि दो कॉइल्स लेंगे, एक कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। जब एक प्राइमरी कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने जा रहे हैं तो साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल के अंदर आप देखोगे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है और इससे ईएमएफ इंड्यूस करना है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, तभी इस मेथड को हमने ट्रांसफार्मर इफेक्ट का नाम दिया। अब अगला हमारा काम ये है कि इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो पहला जो मेथड हुआ हमारा रिलेटिव मूवमेंट का, तो रिलेटिव मूवमेंट जो है वो मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में एग्जिस्ट करेगी। तो आप चाहो तो कॉइल को मूव करो, चाहो तो आप मैग्नेट को मूव करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैग्नेट मूव कर रहे हो या कॉइल मूव कर रहे हो। जिस चीज के ऊपर ईएमएफ जो है वो डिपेंड करने जा रही है या जिस फैक्टर की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होने जा रही है वो रिलेटिव मोशन है। मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में अगर रिलेटिव मोशन की वैल्यू 0 है तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है वो नहीं हो सकेगी, वो 0 रहेगी। तो रिलेटिव मोशन लेके आनी है मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सके। अब दोनों में से किसी को मूव कर सकते हो, तो पहले हम मैग्नेट को मूव करने वाला जो आइडिया है उसको देख लेते हैं, फिर कॉइल को मूव कर लेंगे। तो अगर हम मैग्नेट को मूव करें और कॉइल को स्टेशनरी रखें तो किस तरह ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसके लिए हमने पहले अपना अपरेटस सेटअप कर लेना है। हम एक कॉइल लेते हैं, उस कॉइल को कॉइल सी कह देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ, उसको हमने जी कह दिया और इसको हमने करीब लाया है एक बार मैग्नेट के। करीब लाने का मकसद ये है, क्लोज रखने का मकसद ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो लिंक कर सकें कंडक्टर के साथ, कंडक्टर और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में लिंक्ड हो।
तो इसलिए इनको एक डिसेंट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो लेके आना है। तो ऑपरेटर्स आप डायग्राम में देख रहे हैं, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हुई लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो शो कर दी। इसके सामने कॉइल है, एक स्पोर्ट के ऊपर रैप कर रखा, उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, आप इनको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। और फिर इस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रखा है। इस सूरत में आप देखिए कि जो बार मैग्नेट है वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, रेस्ट के ऊपर है। तो जो गैल्वेनोमीटर है उस की जो नीडल है वो जीरो के ऊपर मौजूद है, उसने किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रखी, क्योंकि इस टाइम पे बार मैग्नेट और हमारे कंडक्टर के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है। तो यही चीज हम नीचे पॉइंट्स में डिस्क्राइब भी करेंगे कि जब मैग्नेट स्टेशनरी है, गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो है, क्योंकि मैग्नेट हम लेके आए हैं तो मैग्नेट जो है वो कॉइल के करीब पड़ा हुआ है, तो कुछ फील्ड लाइंस तो कॉइल में से पास करेंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू तो है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। हमें फ्लक्स जो है उसको चेंज करना है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, तो हम अपना जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब रिलेटिव मोशन जीरो है वो तो किसी तरह का फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट फ्लक्स है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई कॉइल में। और हम कह रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसने किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की है। अब एक बार हम जो डिस्कस करेंगे, मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल लाएंगे और एक बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम कॉइल लाएंगे। और दोनों सूरतों में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसके बिहेवियर को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर जो बात लिखी उसको डायग्राम में शो कर दिए, वही डायग्राम है, बस नीचे मेंशन कर दिया कि मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी है और किसी तरह का कोई करंट नहीं है इंड्यूस्ड, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। अब अगर आप जो मैग्नेट है उसको मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉइल सी, तो आप देखोगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। अब कौन सी डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसको शो करने के लिए हम जैसे आप इसमें देख सकते हो कि राइट साइड पे शो किया है, आप इसको लेफ्ट साइड पे भी शो कर सकते थे। यहाँ पे जब हम जनरल आइडिया ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो हमें जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसको डिटरमिन करने का जो मेथड है उसकी तरफ नहीं जाना है। वो आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो कैसे मालूम की जा सकती है। यहाँ पे आप जिस इनिशियल डायरेक्शन में उसे डिफ्लेक्ट कराना चाहते हो आपकी मर्जी है। तो हम उसको राइट साइड पे यहाँ पे डिफ्लेक्ट करा रहे हैं। मैग्नेट जो उसने मूव किया, और आप देखो कि हम ऊपर वाली डायग्राम, क्योंकि ये आपको ड्रॉ करनी है पेपर के अंदर, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इवन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कितना है, और जब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो हमने ये शो करना है अपनी डायग्राम में। तो हमने वो डिस्टेंस कम किया और साथ ही ऊपर एरो भी लगा दी मैग्नेट के ऊपर, जिससे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मैग्नेट है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स कॉइल। और जो फील्ड लाइंस हैं अब आप देखो कि वो कॉइल के अंदर तक जा रही हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है पहले कितनी उसकी वैल्यू थी वो आप चेक कर लो, यहाँ से कुछ ये फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी, 2-3 फील्ड लाइंस जो है वो इंटर हो रही थी। अब जो है वो ऑलमोस्ट सारी फील्ड लाइंस जो है वो इंटर हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से एक फोर्स जो है वो क्रिएट हुई, और ये कौन सी फोर्स होती है ये भी हमारे पास सेपरेट टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स में उसको हम कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम उसको सिंपल रखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगी है, जिस फोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नेट मूवमेंट हुई है तो हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, और वो जो फोर्स लगी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स को जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करा रही है, अभी हम उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दे रहे हैं। तो आप देखें, आपने जो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन रखी है, यहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन रखी है, और गैल्वेनोमीटर पे जो नीडल की डिफ्लेक्शन है उसको भी आप नोट करें, क्योंकि जब आप मैग्नेट को अवे फ्रॉम कॉइल और कंडक्टर मूव करेंगे तो आपको ये सारी डायरेक्शन जो है वो चेंज करना पड़ेंगी,
क्योंकि ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होगी जब मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब आप मैग्नेट को स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम कॉइल लेके जाओगे, गैल्वेनोमीटर जो है वो अब की बार भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? इसलिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। अब जब आप मैग्नेट को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डेफिनेटली इंक्रीज हो या डिक्रीज हो है तो चेंज। तो मैग्नेट को टुवर्ड्स और अवे दोनों सूरतों में मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन जब आप इसको गैल्वेनोमीटर्स की डिफ्लेक्शन को नोट करते हो तो आपको पता चलता है कि जब मैग्नेट को आप अवे फ्रॉम कॉइल मूव कर रहे हो तो जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से आपको इस बहस से एक जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिलेटिव मूवमेंट के मेथड में वो डिपेंड कर रही है कि जो रिलेटिव मोशन है उसकी क्या डायरेक्शन है, मैग्नेट टुवर्ड्स है या अवे है। तो उसी हिसाब से जो नीडल की जो है वो डायरेक्शन होगी डिफ्लेक्शन की। तो दोनों सूरतें आपने देखी, जब टुवर्ड्स मूव किया, अवे मूव किया, तो सर्किट के अंदर एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुई। इसकी वजह यह है कि दोनों सूरतों में जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज हुआ विद टाइम और विद मूवमेंट। जब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है हम उसको एक नाम देने जा रहे हैं, हम उसको एक टर्म से पुकारने जा रहे हैं। जब आपका जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी है और आपने मैग्नेटिक फील्ड को मूव किया है तो ईएमएफ इंड्यूस हुई। इस तरह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है हम उसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो ये एक मेथड रिलेटिव मूवमेंट, उसके अंदर सिर्फ हमने मैग्नेट के मूव करने की बात की है। अब हम कॉइल को मूव कराएंगे और मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे। अब देखोगे नतीजा इस सूरत में भी जो है वो भी सेम रहेगा। तो आप मैग्नेट को जो है वो रोक लें, उसको स्टेशनरी कर लें और कॉइल को मूव करें टुवर्ड्स या अवे, तो इस सूरत में भी जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी और जो करंट है वो फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस सूरत में आप अगेन डायग्राम जो है उसको आप देख लो कि जो हमारा मैग्नेट है वो स्टेशनरी है, हम उसके नीचे लिख सकते हैं कि ये स्टेशनरी है, लेकिन जो हमारी कॉइल है, कंडक्टर है, उसके ऊपर हमने एरो लगा दिया और लिख भी दिया कि जो कॉइल है वो टुवर्ड्स मैग्नेट मूव कर रही है। तो नतीजा वही निकलेगा कि जो कॉइल है या जो कंडक्टर है उससे उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके नतीजे में जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम अब चूंकि ऊपर केस डिस्कस कर चुके दोनों रिलेटिव मोशन के, मैग्नेट की सूरत में और कॉइल की सूरत में भी एक केस हमने डिस्कस कर लिया डायग्राम के साथ, तो अब दूसरा केस जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी नहीं रहा। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन और डाटा हमने मेंशन कर लिया है, लिख लिया है अपने पेपर में कि अब हम एक दो केसेस को स्किप करके अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और हम कहेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगा और डिफ्लेक्शन इंडिकेट करती है कि जो करंट है वो इंड्यूस हुआ है सर्किट में, अगरचे किसी तरह की कोई बैटरी या कोई ईएमएफ का और सोर्स मौजूद नहीं था। तो ईएमएफ के सोर्स और बैटरी के बगैर जब ईएमएफ आप सर्किट में या करंट आप सर्किट में इंड्यूस कर लेते हो तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कि इंड्यूस का वर्ड इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है ईएमएफ का और कोई बैटरी नहीं है, उसके बगैर ईएमएफ प्रोड्यूस करवाई तो फिर इस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे। लेकिन आपने जो दो चार केसेस ऊपर ऑब्जर्व किए उनका नतीजा फिर आप क्या मेंशन करेंगे? आप कहेंगे कि जब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कॉइल को लिंक कर रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो ही आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नजर आएगी। एक कंडक्टर है उसके साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है तो उसमें चेंज लाने से तो ईएमएफ नजर आएगी, लेकिन कहीं दूर पड़ा हुआ एक और मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको आप चेंज कर देते हो, या कहीं दूर एक कंडक्टर पड़ा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक ही नहीं कर रहा है, तो फिर उस कंडक्टर में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने जा रही। मैंने ऊपर इंट्रो में आपको बता दिया कि लिंक करने का क्या मतलब है। तो जब तक हमने लिंक नहीं कर रखा तब तक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होने जा रही है। आप जितना चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करते रहे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा
और लिंक्ड कॉइल में चेंज होगा तो आपको लिंक्ड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो दिखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो बच्चे जो करंट का इंड्यूस होना है वो इंड्यूस्ड करंट, जो ईएमएफ का इंड्यूस होना है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो वोल्टेज में इंड्यूस हो रहा है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज का नाम देंगे। जब आप कॉइल को रोटेट करते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कॉइल को, ये अभी ऊपर हम यही बात कर रहे थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड को आप कांस्टेंट कर लें और कॉइल को आप मूव करें, तो आप एक राउंड टाइप का मैग्नेट जो है वो बना लें और उसके अंदर आप एक स्पेस क्रिएट करें और स्पेस के अंदर आप एक कॉइल को रोटेट करें, तो आप एक कंटिन्यूसली जब तक आप रोटेट करते रहोगे कॉइल को, आपको एक ईएमएफ मिल सकती है। और ये मैं इंट्रो में बता चुका कि ये वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इसी वजह से रिलेटिव मूवमेंट के नतीजे में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसको हम जनरेटर इफेक्ट का नाम देते हैं। फैक्टर्स पे आइए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने हर मेथड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसके मैग्नीट्यूड के फैक्टर्स भी निकालना है। तो ये जो मेथड हमने देखा रिलेटिव मूवमेंट वाला, इसमें जो फैक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेंगे वो कौन से हैं? तो उसमें एक है जी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं। अगर कॉइल है ही नहीं तो स्टूडेंट्स कोई ईएमएफ हमें नहीं मिलेगी, बेशक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहे। कॉइल लेके आए एक लूप के साथ तो उससे हमें कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी, लेकिन नंबर ऑफ जो लूप्स हैं, टर्न्स हैं, वो आप बढ़ा देते हैं तो अब उसी कॉइल में सेम फ्लक्स चेंज के साथ हमें ज़्यादा ईएमएफ मिलेगी कि लूप्स बढ़ गए। फिर अगर आप और टर्न्स बढ़ा देते हैं, लूप्स बढ़ा देते हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स और लूप्स बढ़ाते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करता जाएगा। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर जो है वो भी डिपेंड कर रही है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉइल के साथ लिंक्ड हो और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ये अगला हमारा पॉइंट है। तो जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव स्पीड है बार मैग्नेट और कॉइल, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रही रिलेटिव मोशन ही तो है जिसने फ्लक्स को चेंज कराया और ईएमएफ इंड्यूस हुई। अगर रिलेटिव मोशन ही आप जीरो कर देते हैं तो फिर तो ईएमएफ नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होने जा रही है। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। डायरेक्शन के ऊपर हमने बीच में बात की कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, इस केस में जो हमने डिस्कस किया, बार मैग्नेट या कॉइल की डायरेक्शन के ऊपर। अगर एक डायरेक्शन में आप बार और कॉइल को मूव करते हो तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में एक डायरेक्शन में होगी। जब आप बार मैग्नेट और कॉइल की मूवमेंट की डायरेक्शन बदलोगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन भी जो है वो अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की सूरत में हमें नजर भी आएगा। दूसरा मेथड बच्चों हमारा है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए हमने क्या प्रोड्यूस करवाना है, ईएमएफ प्रोड्यूस करवानी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाना है तो पहले आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप कर लो। तो इसके लिए हम एक अपरेटस जो है वो लेंगे और उसको मेंशन करेंगे। हम एक कॉइल लेंगे स्टूडेंट्स और उस कॉइल को एक स्विच की मदद से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो है हमारी प्राइमरी कॉइल कहलाएगी। प्राइमरी कॉइल वो है जिसको हमने बैटरी और स्विच के साथ जो है वो कनेक्ट कर रखा है, और जो ये सर्किट बना है इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट का नाम देंगे। अब हम एक और कॉइल ले लेंगे और इस कॉइल को हम करीब ले आएंगे प्राइमरी कॉइल के, लेकिन दोनों को फिजिकली लिंक नहीं करना है हमने। तो एक और कॉइल लेंगे, वो सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी, और उसका सर्किट जो है वो सेकेंडरी सर्किट कहलाएगा, क्योंकि इस सेकेंडरी कॉइल को हमने किसी मेजरिंग अपरेटस के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ना है। तो एमीटर के साथ हम सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं ताकि डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकें। तो ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है जो एमीटर के साथ जो है वो कनेक्टेड है, और जो सर्किट बना है ये सेकेंडरी सर्किट कहलाएगा। अब आप जैसे हम मेंशन कर चुके हैं कि जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उस सेकेंडरी कॉइल में किसी तरह का सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। प्राइमरी कॉइल में सोर्स ऑफ ईएमएफ तो है बैटरी, लेकिन सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ मौजूद नहीं है। आप ऑपरेटर्स को पहले ऑब्जर्व कर लें। आपको बताया मैंने प्राइमरी कॉइल है
प्राइमरी कॉइल को एक स्विच से बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किया गया, बीच में रियोस्टेट हमने लगाया। रियोस्टेट इसलिए लगाया है कि बैटरी का जो वोल्टेज है उसको हम चेंज कर सकें। जो वोल्टेज हम इस प्राइमरी कॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं उस वोल्टेज की वैल्यू हम चेंज कर सकें। क्यों, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सेकेंडरी कॉइल देखें तो सेकेंडरी कॉइल को एमीटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया और सेकेंडरी कॉइल का कोई अपना सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, लेकिन हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे। तो बगैर एक ईएमएफ के सोर्स के जब सेकेंडरी कॉइल ईएमएफ शो करेगी तो हम उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे। अब रियोस्टेट क्यों लगाया और करना क्या है? जब आप स्विच ऑन करने जा रहे हैं तो आप वोल्टेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं किसको? इस प्राइमरी कॉइल को। तो प्राइमरी कॉइल की सराउंडिंग में आपने एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेटअप कर लिया है। ये तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाता है। ये हम मैट्रिक में भी सीख चुके हैं। तो ये प्राइमरी कॉइल है और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करने का मकसद ये है कि हम प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सकें। और रियोस्टेट हमने इसलिए लगाया है कि हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज भी तो करना है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए हमने साथ रियोस्टेट जो है वो अटैच कर रखा है। ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी हमारी और उनकी एक्सप्लेनेशंस क्या रहेगी, जरा चेक करते हैं। जब आप स्विच को जो प्राइमरी सर्किट में लगा हुआ है उसको आप सडनली क्लोज करते हैं, एकदम से फौरन से आपने उसको क्लोज कर दिया, तो एमीटर के अंदर आपको एक करंट नजर आता है। एमीटर किसके साथ कनेक्टेड है? सेकेंडरी कॉइल के साथ ना, सेकेंडरी सर्किट के साथ। तो एमीटर में अगर करंट आ रहा है तो उसका मतलब है सेकेंडरी सर्किट में से करंट पास हुआ, और सेकेंडरी सर्किट में से करंट पास हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही आपने जो स्विच है उसको एकदम क्लोज किया है, यानी आपने सर्किट ऑन किया है, तो डिफ्लेक्शन एमीटर में नजर आई और वो डिफ्लेक्शन फौरन से जीरो पे आ जाती है। अभी एक दिलचस्प बात है कि डिफ्लेक्शन हुई और जीरो के ऊपर आ गई, लेकिन इसका आंसर जो है वो आप इजीली ट्रेस कर सकते हो कि जब डिफ्लेक्शन शुरू हुई तो इसका मतलब ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुई है, और जब डिफ्लेक्शन खत्म हो गई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू खत्म हो गई। सिंपल लॉजिक तो यही है। अब इसकी वजह क्या है वो हम तलाश करते हैं। जब आपने स्विच को जो है वो सर्किट को क्लोज किया, स्विच ऑन किया, सर्किट क्लोज किया, तो उस केस में जो हमारी प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से प्राइमरी कॉइल में जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ सेकेंडरी कॉइल में। जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमें एमीटर पे डिफ्लेक्शन नजर आई, लेकिन वो डिफ्लेक्शन बाद में जीरो पे चली जाती है। उसकी वजह क्या है कि हम देखते हैं कि स्विच ऑन करने के बाद, सर्किट क्लोज करने के बाद एक स्टीडी करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है प्राइमरी कॉइल में से। तो जब प्राइमरी कॉइल में से एक स्टीडी करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होने के बाद कांस्टेंट हो चुका है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होने के बाद कांस्टेंट हो चुका है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज हो चुका तो डिफ्लेक्शन के बाद वैल्यू जीरो पे आ जानी चाहिए थी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ नहीं रहेगी। तो यहाँ वही लॉजिक आप देख सकते हैं कि जब स्विच जो है, अच्छा ये उसका दूसरा हिस्सा है कि जब हम स्विच ओपन करते हैं, स्विच ओपन करना, इसको यूं कह लें कि स्विच ऑफ कर रहे हैं और सर्किट ओपन कर रहे हैं, तो इस सूरत में हमें दोबारा एमीटर के ऊपर जो है वो डिफ्लेक्शन नजर आती है। लेकिन इस केस में जो डिफ्लेक्शन है एमीटर में वो अपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद वाला बिहेवियर सेम रहेगा कि डिफ्लेक्शन के बाद जो नीडल है वो फिर से जीरो पे चली जाएगी। वजह क्या निकली? वजह ये निकली कि बच्चे जब आप सर्किट में स्विच आपने ऑन कर रखा है, प्राइमरी कॉइल में से करंट स्टीडी फ्लो कर रहा है, तो जब स्टीडी करंट फ्लो करता है प्राइमरी सर्किट में से, तो जो प्राइमरी सर्किट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट रहने से मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है तो सेकेंडरी कॉइल में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी और एमीटर पे जो वैल्यू है वो जीरो रहेगी। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका, जरा इसको देख लेते हैं
क्या पॉइंट्स लिखे हुए हमारे लेक्चर नोट्स में। तो करंट जो है प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी सर्किट में, ये सिर्फ उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे प्रोड्यूस हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और ऐसा कब होता है? जब आप स्विच क्लोज करते हो या स्विच ओपन करते हो, ये सर्किट क्लोज करते हो और सर्किट ओपन करते हो प्राइमरी कॉइल में। तो स्विच जो है उसके ऑन या ऑफ करने से प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। स्टूडेंट्स, दो जो कॉइल्स हैं वो अब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिकली लिंक्ड है, लेकिन वो फिजिकली लिंक्ड नहीं है। मैग्नेटिकली लिंक का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी कॉइल है वो करीब पड़ी हुई है प्राइमरी कॉइल के, तो प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास कर रहा है किसको? सेकेंडरी कॉइल को। दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम सेटअप करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर जो सेकेंडरी कॉइल है उसको आप बहुत दूर लेके जाते हो तो वो प्राइमरी कॉइल में सेटअप होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के असर से बाहर निकल जाएगी। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि सेकेंडरी कॉइल लिंक्ड नहीं है। लेकिन सेकेंडरी कॉइल अगर आप क्लोज लेके आते हो वो विद इन उस रेंज में आ जाती है जिसमें प्राइमरी कॉइल में सेटअप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को अफेक्ट कर सकता है। तो हम कहेंगे कि दो कॉइल्स मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं और उनका कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन उनमें कोई फिजिकल कनेक्शन मौजूद नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज किया तो उससे करंट जो है वो सेटअप हुआ, और जो करंट है सेटअप हुआ उसने प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया। और जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो सकेगी। इस प्रोसेस में ईएमएफ इंड्यूस होती है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल लिंक है दो कॉइल्स के दरमियान में थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स। वही ऊपर वाली बात कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक नहीं करते हैं दो कॉइल्स को मैग्नेटिकली, दोनों कॉइल्स को बहुत फासले पर रख देते हैं, तो आप एक कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में जो मर्जी करते रहें, सेकेंडरी कॉइल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो दोनों कॉइल्स जब करीब होंगी, मैग्नेटिकली लिंक्ड होंगी, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्योंकि दोनों कॉइल्स म्यूचुअली लिंक्ड हैं विद कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर हम इस तरह के इंडक्शन को म्यूचुअल इंडक्शन का भी नाम दे देते हैं। क्योंकि दो म्यूचुअल कॉइल्स में जिनका म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से दूसरी कॉइल में क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देंगे। ये हमारा सेपरेट टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स में हम इस टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन को। और यही वो म्यूचुअल इंडक्शन है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है। यही वजह है कि इस मेथड से जब आप ईएमएफ इंड्यूस कर रहे होते हो तो इसको ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं। अब लास्ट में हमने इस मेथड से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके मैग्नीट्यूड के फैक्टर्स हमने निकाल लेने हैं कि किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। एक तो वही चीज रहेगी कि जो कॉइल है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी की जो टर्न्स है उनको आप इग्नोर कर दोगे, नहीं। प्राइमरी कॉइल के टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स दोनों के जो टर्न्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो ऑफ कॉइल वो उस पर डिपेंड करेगी। अगेन टर्न्स बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दो कॉइल्स को लिंक करना चाहिए, तो जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जितना स्ट्रांग होगा, जितना बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। जिस तरह टर्न्स ज़्यादा होंगे ईएमएफ ज़्यादा, इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ईएमएफ ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होगी। और डायरेक्शन के ऊपर भी बात की हमने, और डायरेक्शन यहाँ पे भी हम रेफर कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जो इंड्यूस हुई तो उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि प्राइमरी कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक बार आप स्विच ऑन करते हो तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ और सेकेंडरी कॉइल में एक डायरेक्शन के अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस हुई और वो डिफ्लेक्शन हमें नजर आई एमीटर में। लेकिन जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो जो है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन प्राइमरी कॉइल में बदली तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है प्राइमरी कॉइल में चलने वाला, फ्लो होने वाला जो स्टूडेंट्स करंट है उसके ऊपर। इसके अलावा
और कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करे। म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ये ख्याल रखना है। समटाइम यहाँ से MCQ जो है वो इस तरह के ऑप्शन के साथ पूछ लेते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो सिर्फ प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की डायरेक्शन के ऊपर सेकेंडरी कॉइल में जो EMF है उसकी डायरेक्शन डिपेंड कर रही होगी, ये ख्याल रहा है। तो उम्मीद है मुझे हमने काफ़ी डिटेल के साथ चूँकि हर पॉइंट को कवर किया है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।